स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। आज की इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम भी हमें ऐसे पढ़ना है, बिल्कुल जीरो से शुरू करना है और एक बहुत अच्छे एडवांस लेवल तक हमें पढ़ना है। नंबर सिस्टम को आप सभी बहुत ही ज्यादा हल्के में लेते हो, लेकिन नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत कुछ सीखने को होता है और बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो देखिए, नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले आप सभी को नंबर्स यानी कि संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। परिमेय, अपरिमेय क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अभाज्य सहभाज्य क्या होती है। इन सभी संख्याओं की नॉलेज आपको होनी चाहिए ताकि आपको नंबर सिस्टम में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो आपको ये सभी इस क्लास में बिल्कुल उंगलियों पर रटवाने वाला हूं। क्लास में धैर्य बनाए रखिए, बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सारी चीजें आपको ऐसे क्लियर हो जाएंगी जैसे कि आप बहुत टाइम पहले से इन सब चीजों को बहुत अच्छे से जानते हो। तो नंबर्स के बारे में पढ़ने से पहले आप समझिए, देखिए नंबर्स यानी कि संख्याओं को जो है दो तरीके से बांटा गया है, या मैं कह सकता हूं हम पढ़ रहे हैं संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं को दो तरीके से वर्गीकृत किया गया है। एक तो होती है हमारी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसे इंग्लिश में कहेंगे रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, ये होता है हमारा रियल नंबर, ठीक। दूसरी हमारी होती है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ये सब दो तरीके की होती है। अब सवाल ये आता है, दो तरीके की तो होती है, कौन सी संख्या वास्तविक होती है, कौन सी इमेजिनरी होती है, ये समझो। वास्तविक संख्या, अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं तो नंबर लाइन पर अगर मैं संख्या लिखूं, जैसे मैंने माना बीच में क्या है, जीरो है। जीरो से जब हम इधर चलेंगे तो सारी संख्या हम प्लस में लिखते जाएंगे, 1 2 3 4, इसी तरह से आगे तक ये संख्याएं जाएंगी। अगर जीरो से हम इधर आएंगे तो माइनस में लिखते जाएंगे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। तो इधर जितनी भी संख्याएं आएंगी ये सब माइनस में आएंगी। 4 तक ही नहीं है, 5 7 8 9 10 अनंत इनफाइनाइट तक ये संख्याएं जाती हैं। और ये जो सभी संख्याएं होती है, चाहे वो माइनस की हो चाहे वो प्लस की हो, सभी की सभी वास्तविक संख्याएं और रियल नंबर कहलाती है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो ये जैसे मैंने यहां लिखा 5/8, ये भी एक वास्तविक संख्या है। जो फ्रैक्शन रूप में लिखी हुई संख्या होगी वो भी आपकी एक वास्तविक संख्या कहलाती है। या फिर जैसे दशमलव में कोई संख्या लिखी है जिसे 0.25, ये भी क्या है, आपकी एक वास्तविक संख्या ही होती है, ठीक है। तीसरी संख्या आती है जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, जैसे मैंने रूट में 5 लिखा, ठीक, ये भी क्या होती है, एक वास्तविक संख्याएं होती है। या मैंने क्यूब रूट में 7 लिखा, ये भी क्या होती है, सब वास्तविक संख्याएं होती है, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं के लगभग सभी उदाहरण मैंने आपको बता दिए हैं और आपको क्लियर हो गया होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। बहुत बड़ा धमाका होने वाला है क्लास में, ठीक है। सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, बने रहें क्लास में। काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, देखिए जब भी कोई संख्या हमें रूट में दी गई होती है और वो माइनस में होती है, जैसे मैंने यहां लिखा माइनस रूट के अंदर -2, तो ये हमारा क्या है, काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या की पहचान क्या होगी, रूट के अंदर जब संख्या माइनस में होगी तो वो काल्पनिक होगी, ठीक। दूसरी इसकी पहचान क्या होती है, इसके साथ आई लगा होता है यानी कि इयोटा लगा होता है, जिसे हम कहते हैं इयोटा, सही है। जिन संख्याओं के साथ इयोटा लगा होता है, आई, उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। इयोटा का रूल क्या है तो समझो, इयोटा जो होता है उसकी वैल्यू होती है -√1, और इयोटा स्क्वायर की अगर वैल्यू की बात करें तो -1। कभी कभी रेलवे में डायरेक्ट यहां से सवाल पूछ लिया जाता है, इयोटा की वैल्यू, इयोटा स्क्वायर की वैल्यू या इयोटा के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये काल्पनिक संख्याओं की पहचान होती है। काल्पनिक संख्याओं को ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याओं के बारे में, ठीक है। वास्तविक संख्याओं को अगर आप देखो तो दो भागों में बांट दिया गया। कैसे कैसे समझो, दो भागों में बांटा गया वास्तविक संख्याओं को। कितने भागों में, दो भागों में। एक तो ये आया हमारे पास पूर्णांक, पूर्णांक जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स। एक आए हमारे पास दशमलवीय संख्या है, दशमलवीय संख्या है, दशमलवीय संख्या है। ये जो डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं ना, ये बड़ा ही बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है आप सभी के लिए। इन्हें हम इंग्लिश में कहेंगे डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा, पूर्णांक और
दशमलवीय संख्याओं में। पूर्णांक क्या होते हैं आइए समझते हैं, और डेसिमल संख्याएं क्या होती हैं ये भी समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ नंबर लाइन बनाई थी, एक बार फिर से बना देता हूं। इधर की तरफ सब प्लस वाली संख्याएं आती है नंबर लाइन पे, और इधर की तरफ सब माइनस वाली संख्याएं आती है नंबर लाइन पे, ठीक है। तो ये जो होते हैं हमारे सभी पूर्णांक होते हैं। और दशमलवीय संख्या आप सभी जानते हैं, जो दशमलव में संख्याएं होती हैं वो दशमलवीय संख्याएं कहलाती है, लेकिन इन्हें पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है। इन दशमलवीय संख्याओं को भी दो भागों में बांटा गया, इन दशमलवीय संख्याओं को भी दो भागों में बांट दिया। एक तो होती है इसमें परिमेय संख्या, और एक होती है इसमें अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। भाई दशमलवीय संख्या पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, खाली जो दशमलव में संख्या होती है वो दशमलवीय संख्या कहलाती है, लेकिन इसे डिटेल में पढ़ने के लिए इन्हें दो भागों में बांटा गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल और इर्रेशनल नंबर, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, यहां तक पूरा डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या वह संख्या होती हैं हम जिन्हें पी वाई क्यू की फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है। अंश और हर के रूप में उन्हें लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या वो होती है जिन्हें पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं बना सकते। एक पहचान तो इनकी हो गई आपके सामने ये, ठीक है। दूसरी पहचान समझो, परिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जो दशमलव के बाद एक अंक, दो अंक, तीन अंक जाकर एक जगह पर रुक जाती है। जैसे मैंने यहां लिखा 0.25, दशमलव के बाद 25 आया, बात खत्म हो गई। ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आई बात? दूसरी संख्या में अगर यहां पर लिखना चाहूं तो 0. मैंने यहां 2 लिखा, दशमलव के बाद संख्या एक जगह पर जाकर रुक गई, ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। क्लियर है? क्या है? परिमेय संख्या। बात समझ में आती है इतनी? अब सर इसमें पी वाई क्यू का क्या मामला था वो समझो। मैंने लिखा है यहाँ पर, जैसे ये 0.25, यहाँ पर ले लेता हूँ 0.25। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, 1 लगाऊंगा और 2 0 लगा दूंगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 2 नंबर है। तो 25 चौका 100, इसे मैं 1/4, ये आपकी क्या बन गई? पी वाई क्यू फॉर्म बन गई। देखो पी वाई क्यू फॉर्म बन गई या नहीं? तो इसी तरह से आप इसकी भी पी वाई क्यू फॉर्म बना सकते हो। क्लियर है? दूसरा, इसके अलावा एक चीज आती है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 0.25 और 5 पे क्या है? मेरा बार है। पूरे 25 पे क्या है? बार लगा। बार का मतलब क्या होता है? संख्या बार बार रिपीट होती जाती है। देखो जैसे समझ लो एक एक चीज है ना, ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और मैं चैलेंज करता हूं आपको, अगर आपने पूरे मन से ये क्लास देख ली ना, तो आज के बाद नंबर्स में कोई दिक्कत कभी होगी नहीं, ना किसी चैनल पे जाने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई बुक खोलने की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान से अच्छे से समझ लो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 0.25 और इस पर बार, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 0.25 ये 25 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। जब कोई संख्या रिपीट होती है तो उस पर बार लगाकर लिख देते हैं, और जितनी भी संख्याओं पर बार लगा हुआ होता है इस तरह से, वो सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है? अगर इस फॉर्म में संख्या आपको दी गई तब भी परिमेय कहोगे, इस फॉर्म में दी गई तब भी आप क्या कहोगे? परिमेय संख्या ही कहोगे। ठीक है? क्लियर है? उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्लियर? एक एग्जांपल और ले लेता हूं परिमेय का, है ना। देखो समझो, पाई पर और 22/7 पर भी बात करूंगा, है ना। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि पाई कौन सी संख्या है और 22/7 कौन सी संख्या है। मैंने यहां पे लिखा है 2.333333333, इसी तरह से ये संख्या आगे तक अनंत तक रिपीट होती है। अब आप मुझे बताओ ये परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय? तो जाहिर सी बात है परिमेय संख्या होगी, क्योंकि सेम संख्या क्या हो रही है? रिपीट। क्या मैं इस संख्या को ऐसे नहीं लिख सकता? 2.3 पर बार, 2.3 पर क्या है? बार। तो जिस संख्या पर बार होता है वो क्या होती है? परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है? इसको खोलने का या इसके कैलकुलेशन का क्या मतलब होता है वो मैं यहां नहीं सिखा सकता, क्योंकि डेसिमल चैप्टर में आ जाएगा। हाँ, मैं सीधा सीधा ये बता सकता हूं कि ये होता है 7/3 के बराबर। ठीक है? 7/3 के बराबर। कैसे होता है, क्यों होता है, पूरा वीडियो आपका YouTube चैनल पे पड़ा है, दशमलव और भिन्न में। सही है? वहां पर जाकर आप देख लेना, छोटी छोटी वीडियोस भी पड़ी हैं। अब
यहां पर मैं एक चीज और लेता हूं, क्या, 22/7। 22/7 दो चीजें होती है, एक पाई और एक 22/7, जो आपके माइंड में हमेशा कंफ्यूजन पैदा करे ही रहती हैं कि कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय। तो 22/7 जो होती है एक परिमेय संख्या होती है, और 22/7 की वैल्यू जो होती है 7×21, ठीक है, बचा 1, 7 7, बचा 3, 7 चौक 28, बचा 2, 7 दूनी 14, है ना, 7 दूनी 14। इसी तरह से आप इसे कैलकुलेट करते जाओगे तो 14, 28, 57 ऐसे आएगा। फिर आएगा 14, 28, 57, सही है। फिर आएगा 14, 28, 57। अच्छे से समझ लो, आज ही क्लियर करनी है सब चीजें, कल के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये हो गया। क्या मैं इस संख्या को ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या नहीं? 3.142857, बोलो, इतना लिख सकता हूं, और इस पर मैं बार भी लगा सकता हूं, ठीक है, बार भी लगा सकता हूं, ठीक है, क्योंकि अब इस बार से हमें यह पता चल रहा है कि ये संख्या आगे बार बार रिपीट होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है, और जिन संख्याओं पर बार लगा होता है वो संख्या कहलाती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या चैलेंज है मेरा, ठीक है, इतना डिटेल में जाकर के इतना बारीकी से आपको कोई नहीं समझा सकता, ठीक है। तो अच्छे से समझ लो, अच्छे से चीजें सीख लो। ये था हमारा परिमेय संख्याओं का पूरा फुल कॉन्सेप्ट, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने ठीक से देखा है तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन लाइफ टाइम का नहीं रहा होगा। वहीं पर अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो दशमलव के बाद कभी भी रुकती नहीं है, आगे कंटिन्यू चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या मैंने यहां ले ली, 3.125794321, ऐसे ही ये चलती रहेंगी आगे तक, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी अलग अलग नंबरों से, ये कभी भी रुकेंगी नहीं, और ना ही कभी किसी सीक्वेंस में रिपीट होंगी। जैसे 14, 28, 57 यहां रिपीट हुआ, यहां रिपीट नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। तो इन पर बार भी नहीं लगा सकते, ठीक है, इन पर बार भी नहीं लगा सकते। एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट या क्यूब रूट होते हैं, जैसे मैंने लिखा रूट में 2, ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। मैंने लिखा क्यूब रूट 5, ये भी अपरिमेय संख्या होगी। मैंने लिखा रूट 7, ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या आपकी हो जाएगी। ये सभी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। क्यूब की जगह अगर मान लो 4 भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें 4 रूट क्या आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी क्या है, ये सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है, पाई। पाई जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, यह बात आपको ध्यान रखनी है, सही है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.141592, ये इसकी वैल्यू ऐसे ही आगे रिपीट होती रहती है, ठीक है। 141592 ये रिपीट नहीं होता है, इसके आगे जो संख्याएं आएंगी वो अलग अलग तरीके से संख्याएं आती रहेंगी, और ये अनंत तक चलता रहेगा। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है मैथ में, हम पाई बराबर है ना 22/7 रखते हैं, 22/7। तो सर आपने दो चीजें बता दी, एक तो 22/7, एक पाई। तो 22/7 हमने बताया आपको परिमेय संख्या है, और पाई क्या बताया, अपरिमेय। तो जब हम 22/7 बराबर पाई पढ़ते हैं, या पाई की वैल्यू 22/7 पढ़ते हैं, तो ये अलग अलग क्यों रखना, देखो इनको इसलिए एक साथ ले लिया गया है, क्योंकि देखो 22/7 जैसे हमने निकाला था, ये भी समझ लो थोड़ा सा, 1 4 2 8 5 7 है ना, ये रिपीट हो रहा था। और अगर हम पाई की बात करेंगे तो पाई की वैल्यू में भी आता है 3.145, सही है, 9 2, इस तरह से आगे तक। तो देखो अगर आप यहां देखोगे 3 ये वाले नंबर्स, तो ये वाले लगभग सेम है इसमें, ठीक है, बाकी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है, बहुत ज्यादा। तो इसीलिए हमने इसको पाई बराबर 22/7 ले लेते हैं, क्योंकि यहां पर ये तीनों नंबर एक जैसे हैं, समान है, इस वजह से हम पाई बराबर 22/7 लेते हैं। नहीं तो पाई का मान अलग होता है और 22/7 का मान अलग होता है, और दोनों की प्रकृति जो है, दोनों का जो है वो अलग है, क्योंकि 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय अपरिमेय क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक आता है आपके पास प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं आपके पास, और ये नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 से लेकर 2 3 4 5, ये अनंत तक जाते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं जो हैं आपकी 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं,
ये सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपके पास पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अभी जो हमने पढ़ा वर्गीकरण में वो पढ़ा पूर्णांक, वो हमने क्या पढ़ा पूर्णांक, लेकिन यहां क्या पढ़ रहे हैं पूर्ण संख्या। पूर्णांक और पूर्ण संख्या दो अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, इनमें मिक्सअप नहीं करना है। यहां हम पूर्णांक पढ़ रहे हैं, पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने पूर्णांक पढ़ा है। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। होल नंबर क्लियर। होल नंबर जो होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये इस तरह से ये भी अनंत तक जाते हैं। प्राकृतिक संख्याओं और होल नंबर में एक ही फर्क है कि इनमें जीरो का अंतर है। यहां पर जीरो नहीं होता, यहां पर जीरो होता है। जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो का आविष्कार हुआ है बाद में। किसने किया? आर्यभट्ट ने। नोट पॉइंट करके लिखेंगे, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो का क्या हुआ है? आविष्कार हुआ है। ठीक है, लिख कर दिखाऊं या ऐसे ही समझ गए? ऐसे ही समझ गए होंगे, लिख लेना, जीरो का क्या हुआ है? आविष्कार हुआ है। क्लियर है? चलिए, आविष्कार हो गया है इसका। इसके बाद आता है एक सम संख्या। सम संख्या, और एक आता है विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या, दो संख्याएं ये होती हैं, इनको जान लो क्या क्या होता है। सम संख्याएं इंग्लिश में कहेंगे इसे इवन नंबर, और इसे कहेंगे ओड नंबर। ठीक है, इवन और ओड। सम संख्याएं क्या होती हैं? देखो, सम संख्याएं जो होती है 0 2 4 6 8 10, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1 3 5 7 9 11, ये सभी आपकी होती है विषम संख्या। ठीक है, अब कंफ्यूजन ये होगा आपको अगर हुआ तो, कि जीरो सम संख्या कैसे है ना? जीरो सम संख्या कैसे? तो अगर मैं एक बार आपको फिर से नंबर लाइन दिखाऊं, तो देखिए यहां पर मैंने लिखा 0, या मैंने इधर से नंबर लाइन लिखना शुरू किया, मैंने माना 8, 8 से पहले 6, 6 से पहले 4, 4 से पहले 2, 2 से पहले बताओ क्या आएगा? 2 2 कम होता जा रहा है, 2 में से 2 कम करोगे क्या आएगा? 0। ठीक है, फिर 0 में से 2 कम करोगे माइनस का 2, फिर माइनस 2 में से 2 कम करोगे -4। ठीक है, फिर -6, फिर -8। ये बात समझ में आई? मैंने यहाँ सम संख्याओं की सीरीज लिखी, जो मैं 2 2 कम करता हुआ आ रहा था। ये सारी सम संख्याएं हैं, और इसी सीरीज में मेरा 0 भी आया, तो 0 क्या हो गया? सम संख्या हो गई। ठीक है, 0 क्या है? एक सम संख्या है। क्लियर? ठीक है, अब आ जाओ विषम संख्या। ऐसे ही अगर मैं विषम संख्याओं का देखूं, तो यहां पर एक में कंफ्यूजन हो सकता है कि सर एक विषम संख्या कैसे है ना? तो वो देखो, मैंने यहां लिखा 9 7 5 3, और फिर 3 से 2 कम करेंगे 1, क्योंकि यहां भी 2 2 का अंतर आ रहा है, तो यहां बीच में आया 1, यहां आया था बीच में 0, यहां बीच में आया 1। अब इधर आ जाओ -3 -5 -7 -9, ये है। देखो, विषम संख्याओं की सीरीज जब मैंने लिखी तो बीच में आया 1, जो एक विषम संख्या है। यहां पर आया 0 बीच में, जो कि एक सम संख्या है। क्लियर है? तो प्रूफ भी रहा, बताने के साथ साथ आपको मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया है पूरा। ठीक है, तो 0 क्या होता है? एक सम पूर्णांक होता है, और एक क्या होता है? एक विषम संख्या होती है, या एक विषम पूर्णांक होता है। क्लियर? एक संख्या होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य और भाज्य, है ना? अभाज्य का मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे, जो किसी और से भाज्य ना हो, यानी कि जिसे किसी और से डिवाइड ना किया जा सकता, या ऐसी संख्याएं जिनके केवल जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड? 2 गुणनखंड। एक तो होगा एक और स्वयं से कटेंगे, एक और स्वयं से कटेंगे। ठीक है, स्वयं से कटेंगी। ऐसी संख्याएं जो एक से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं, क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याओं की अगर मैं बात करूं, तो जैसे मैंने यहां लिखा 1, तो 1 से ही कटता है। ठीक है, फिर मैंने लिखा 2, 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। मैंने लिखा 3, 1 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। मैंने लिखा 4, 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से कटता है। ठीक है, मैंने 4 संख्याएं लिख ली, 4 नंबर तक लिख लिया। अब हमारी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि केवल 2 गुणनखंड होते हैं, लेकिन यहाँ एक का तो सिर्फ एक ही गुणनखंड है। भाई एक ही तो गुणनखंड है एक का,
है ना, बाकी के दो दो गुणनखंड है और 3 भी गुणनखंड है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं अभाज्य की, तो ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके दो गुणनखंड है, ये 1 से कटेगी और 2 से कटेगी, ये 1 से कटेगी और 3 से कटेगी, समझ रहे हो बात को। लेकिन यहां पर ये इसका केवल और केवल एक ही गुणनखंड है, तो इसकी बात मैं बाद में करूंगा। अगर मैं यहाँ 4 को देखता हूं तो 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, इसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो गए, तो ये तो आपकी हो जाएगी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या 4 क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, 4 एक भाज्य संख्या हो जाएगी, और ये 2 और 3 क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या हो जाएंगी। ऐसे ही अभाज्य संख्या अगर आप देखोगे तो 7 देख लो, 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। ऐसे ही आप देखना चाहो तो 1 11 देख लो, 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा, तो ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये तो हो गई भाज्य, यानी कि जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो वो होती है अभाज्य संख्या, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो होती है भाज्य संख्या। अब बचा मामला ए का, ए को कैसे निपटाना है वो समझो। एक को तो यहां नोट पॉइंट करके लिखेंगे, नोट पॉइंट करके लिखेंगे, एक ना तो भाज्य है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, और ना ही अभाज्य है। ठीक है, और ना ही अभाज्य है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वजह आपको बता दी मैंने, क्योंकि इसका एक ही गुणनखंड है भाई, अगर 2 होते तो अभाज्य में चली जाती, और 2 से अधिक होते तो भाज्य में चली जाती। तो ना तो 2 है, ना तो 2 से अधिक है इसके गुणनखंड। तो उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मुझे लगता है कि जितनी भी संख्याएं हो सकती थी मैंने आपसे सारी की सारी डिस्कस कर ली, और छोटी छोटी बातें मैंने आपको सब समझा दी, सिखा दी है। ठीक है, तो चलिए, हाँ यहां पर एक 2 का मामला और आता है। 2 को हम क्या कहते हैं, सम अभाज्य संख्या कहते हैं, सम अभाज्य। भाई ये सम भी है और अभाज्य भी है, सम 2 एक सम संख्या है और ये अभाज्य भी है, तो 2 को हम क्या बोलते हैं, सम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और संख्याओं से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आपके आज तक जिंदगी में चले आ रहे थे आज क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है, क्लास अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की दमदार क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।